हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीकेबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में आदर्शवादी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आदर्शवाद का अभ्युदय हुआ। दोस्तों, आदर्शवाद ने राज्य के महत्व एवं सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। दोस्तों, प्लेटो से लेकर ग्रीन तथा बोसांके तक आदर्शवादी सिद्धांत की एक लंबी परंपरा रही है। दोस्तों, आदर्शवाद के प्रारंभिक विचार प्लेटो तथा अरस्तु की रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, प्लेटो तथा अरस्तु के अनुसार व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य अनिवार्य है। वे राज्य को आंतरिक तथा आध्यात्मिक सत्ता मानते थे। राज्य के बिना व्यक्तियों को सज्जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। अरस्तु राज्य को प्राकृतिक मानता था। अरस्तु के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य से पृथक रहते हुए अपना विकास नहीं कर सकता। आधुनिक काल में रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके इस सिद्धांत के प्रतिपादक हुए हैं। दोस्तों, आदर्शवाद को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से जाना जाता रहा है, जैसे चरमतावादी सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, आध्यात्मिक सिद्धांत इत्यादि। दोस्तों, अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म के स्थान पर हिंदी में आदर्शवाद शब्द का प्रयोग होता रहा है। दोस्तों, आइडिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विचार। दोस्तों, आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समन्वित अभिव्यक्ति है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि इस जगत की सभी वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। सृष्टि का सार तत्व द्रव्य या पदार्थ नहीं, बल्कि प्रत्यय या चेतना है। दोस्तों, आदर्शवाद के दो पक्ष रहे हैं। एक है उग्रवादी आदर्शवाद और एक है उदारवादी आदर्शवाद। दोस्तों, हीगल उग्रवादी आदर्शवाद से संबंधित है, जबकि ग्रीन उदारवादी आदर्शवाद से संबंधित है। दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी के पूर्वार्ध की राजनीतिक विचारधारा में आदर्शवाद का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। दोस्तों, अब हम आदर्शवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहला जो सिद्धांत है वो है राज्य एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। दोस्तों, आदर्शवादियों का मानना है कि व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य में रहकर ही मनुष्य का पूर्ण नैतिक विकास संभव है। दूसरा जो सिद्धांत है वह यह है कि राज्य व व्यक्ति का आंगिक संबंध। दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य और व्यक्ति का वही संबंध है जो शरीर और उसके अंगों का है। राज्य समष्टि है और समष्टि अपने अवयवों से सदैव अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार अवयवों की सार्थकता शरीर का अंग बने रहने में है, उसी प्रकार व्यक्ति का सारा महत्व और मूल्य राज्य का अंग बने रहने में है। तीसरा जो आदर्शवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह यह है कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार राज्य की इच्छानुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ अपनी इच्छा के प्रतिकूल राजकीय आदेशों को कर्तव्य समझते हुए उनका पालन करना है। स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है और ये अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। चौथा जो सिद्धांत है वो यह है कि राज्य साध्य है, साधन नहीं। मित्रों, आदर्शवादी राज्य को साधन न मानकर साध्य मानते हैं। दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य सर्वोपरि है। उनका यह मानना है कि राज्य का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है। दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य प्रमुख होता है और व्यक्ति गौण। अगला जो सिद्धांत है वह यह है कि राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व है। दोस्तों, आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व होता है। दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि राज्य का व्यक्तित्व उसके सदस्यों से पृथक और स्वतंत्र होता है। दोस्तों, फिक्टे के अनुसार राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र न होकर उससे अधिक है। अगला जो सिद्धांत है वह यह है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, आदर्शवादियों के अनुसार राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। राज्य की इच्छा
सामूहिक भलाई को ध्यान में रखती है। राज्य के द्वारा व्यक्ति की सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। राज्य के द्वारा व्यक्ति की वास्तविक इच्छा और उसकी अंतःचेतना अभिव्यक्त होती है। रूसो के अनुसार यदि व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता तो राज्य को उसे बलपूर्वक स्वतंत्र कराना चाहिए, यानी सामान्य इच्छा मानने के लिए बाध्य करना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है दोस्तों वो ये है कि राज्य सर्वशक्तिमान है। आदर्शवादी आंतरिक और बाह्य दृष्टि से राज्य को सर्वशक्तिमान मानते हैं। आदर्शवादी राज्य को असीम शक्ति का धारण करने वाले मानते थे। दोस्तों हीगल तो राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है। तो ये जो थे ये आदर्शवादी विचारधारा के कुछ मूल सिद्धांत थे। अब दोस्तों हम आदर्शवादी विचारधारा की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विद्वान आदर्शवादी विचारधारा की आलोचना करते हैं। जैसे पहली आलोचना है कि आदर्शवाद अव्यवहारिक कल्पनावाद है। दोस्तों आदर्शवादी जिस राज्य की कल्पना करते हैं वह काल्पनिक है। कई आदर्शवादी से स्वीकार करते हैं कि इस वस्तु जगत में इस प्रकार के आदर्श राज्य नहीं होते। प्लेटो ने स्वयं कहा था कि आदर्श राज्य स्वर्ग में कदाचित स्थापित हो सकें, पृथ्वी पर तो वह कहीं नहीं है। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है कि आदर्शवाद निरंकुशतावाद है। दोस्तों आदर्शवादियों ने राज्य को सर्वोच्च तथा निरंकुश सत्ता बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तानाशाही का उदय हुआ। तीसरी इसकी आलोचना की जाती है कि आदर्शवादी व्यक्ति को साधन मानता है। आदर्शवादी जो हैं वो व्यक्ति को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। दोस्तों आदर्शवादी जो हैं वो राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य प्रमुख होता है और व्यक्ति गौण। दोस्तों ये उचित नहीं है। वस्तुतः राज्य व्यक्ति के लिए न कि व्यक्ति राज्य के लिए, किंतु आदर्शवादी विचारक व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का पुर्जा बना देते हैं। अगली इसकी जो आलोचना की जाती है वो ये है कि आदर्शवाद राज्य को शरीरधारी बना देता है। दोस्तों आदर्शवादी राज्य की तुलना एक शरीरधारी से करते हैं जिसका अपना व्यक्तित्व है तथा अपनी इच्छा है। लेकिन दोस्तों वास्तव में व्यक्तियों से स्वतंत्र राज्य का कोई अस्तित्व तथा व्यक्तित्व नहीं होता है। अगली इसकी आलोचना की जाती है युद्ध का समर्थन। दोस्तों आदर्शवादी राज्य को नैतिकता से ऊपर बतलाते हैं। राज्य नैतिक बंधनों से ऊपर है, वह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के भी बंधनों से मुक्त है। हीगल के अनुसार राज्य युद्ध करने के लिए स्वतंत्र है और उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता। दोस्तों ये जो विचार हैं ये उचित नहीं। इतनी सारी आलोचनाओं के बावजूद भी आदर्शवाद की कुछ महत्वपूर्ण देन है। जैसे आदर्शवाद राज्य को प्राकृतिक मानता है। दूसरा, आदर्शवाद राजनीति का संबंध आचार शास्त्र के साथ जोड़ता है। तीसरा, आदर्शवाद ने भावात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और चौथा, आदर्शवाद व्यक्ति तथा राज्य के अभिन्न संबंध को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आदर्शवाद के बारे में जानने का प्रयास किया है कि आदर्शवादी विचारक कौन कौन से हैं, आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं, आदर्शवाद की किस प्रकार से आलोचना की जाती है और आदर्शवाद की महत्वपूर्ण देन क्या है। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।